career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। सांप इस झाड़ी में था, मगर तुम्हारे जवान झाड़ी में से दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। सांप की बू एकदम मदम पड़ गई है। इसका मतलब है कि वो यहाँ से डरकर भाग गया है। मैं बू सूंघता त्रिशूल को इधर उधर फिराता दूसरे टीले की तरफ चल पड़ा। मेजर मायूसी के आलम में मेरे साथ साथ चलने लगा। मैं उसे कहता जा रहा था, ये कम वक्त कहाँ से निकल आए थे। उनके पाँव की धमक से सांप फरार हो गया। अगर ये ना आते तो मैंने सांप को पकड़ लिया था। कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, वो मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। मगर उसकी बू बड़ी दूर होती जा रही है। लगता है वो इस इलाके से दूर होता जा रहा है। मेरा काम पूरा हो गया था। मुझे तेरे ज़मीन जो सुराग रसानी करनी थी वो मैंने कर ली थी। संगलाक वादी के नीचे इंडियन आर्मी के खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में इब्तदाई मालूमात और ज़मीन दोस्त प्रोजेक्ट के अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता मुझे मालूम हो गया था। लेकिन मैं डोगरा मेजर को अभी अपने हाथ में रखना चाहता था। उसके चेहरे पर मायूसी छाने लगी थी। मैं एक जगह बैठ गया। मेजर भी मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा, महाराज अब क्या होगा? सांप अगर बहुत दूर आज़ाद कश्मीर की तरफ निकल गया तो हम उसे कैसे हलाक करेंगे? ये तलवार तो मेरी पत्नी के सर पर लटकती रहेगी कि सांप किसी भी वक्त किसी भी रोज़ आकर उसे डस लेगा। मैंने कहा, मेजर अर्जुन सिंह, तुम क्यों गम करते हो? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ? जब तक मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साथ हूँ, सांप तुम्हारे क्वार्टर के करीब बल्कि वर्षा रानी के करीब भी नहीं फटक सकता। मैं हर तीसरे दिन उसके जिस्म पर अपना हाथ फेर कर अपने जिस्म की खुशबू उसके जिस्म में दाखिल कर दिया करूँगा। तुमने खुद देख लिया है कि मेरी बू से अग्नि सांप डरता है, वरना अब तक उसने तुम्हारी पत्नी का काम तमाम कर दिया होता। डोगरा मेजर को थोड़ा सा हौसला हुआ और कहने लगा, महाराज अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, प्रोग्राम ये है कि तुम्हारे यहाँ चलकर थोड़ा आराम करूँगा, वर्षा रानी को भी तसल्ली दूंगा। इसके बाद जंगल में राम राम की माला जपने और बिपता करने निकल जाऊँगा। चलो, तुम्हारी जीप किस तरफ है? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि हम किस तरफ आ गए हैं। ये कौन सी जगह है अर्जुन सिंह? मैं जानबूझकर नादान बन रहा था। डोगरा मेजर बोला, महाराज जिस टीले से हम गार में दाखिल हुए थे ये उस टीले का पिछला इलाका है। हमारी जीप दूसरी तरफ खड़ी है। आ जाइए महाराज। हम टीले के नशे में से झाड़ियों और दरख्तों में से गुजरते हुए वापस उसी जगह आ गए जहाँ चीड़ और चिनार के दरख्तों में हमारी जीप खड़ी थी। हम जीप में बैठकर वापस चल पड़े। मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर में उसकी पत्नी और दोनों औरतें बेताबी से हमारी राह देख रही थीं। जब उन्हें पता चला कि अग्नि सांप नहीं पकड़ा गया तो वो परेशान हो गई। वर्षा रानी तो सोफे पर सर झुकाकर बैठ गई। योगी और साधु हिंदू घरानों में बड़े बेतकल्लुफ हो जाते हैं। मैंने भी इसी किस्म का मुजाहरा किया और वर्षा रानी के पास सोफे पर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, बालका तू क्यों परेशान होती है? जब तक हम तुम्हारे पास हैं सांप इस तरफ आने की जरूरत नहीं कर सकता। हम कल फिर उसकी तलाश में जाएंगे। हम जब तक अपने त्रिशूल से उसके टुकड़े नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। वर्षा रानी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और हाथ बांधकर बोली, महाराज की कृपा है। दोपहर का खाना मैंने वहीं मेजर अर्जुन सिंह और वर्षा रानी के साथ खाया। उसकी दोनों रिश्तेदार औरतों को मैंने करीब नहीं आने दिया था। दोपहर के बाद मैं अगले रोज आने का वादा करके डोगरा मेजर के क्वार्टर से निकलकर अपनी खुफिया कमीगाह की तरफ रवाना हो गया। ये छोटा सा जंगलाती इलाका था। मैं दरख्तों झाड़ियों में से गुजरता उसी रास्ते से श्रीनगर शहर के बड़े चौक की तरफ वापस जा रहा था जहाँ से मुझे बस पकड़नी थी और शहर से दूर अपनी खुफिया कमीगाह वाली सड़क पर जाकर उतरना था। मैं अभी दरख्तों में ही था कि मेरी छठी हिस्स ने बेदार होकर मुझे खबरदार कर दिया कि मेरा पीछा किया जा रहा है। एक आदमी को मैंने अपने बराबर कुछ फासले पर दरख्तों में जाते देखा था। कुछ दूर तक वो आदमी मेरे मतवाली दरख्तों में चलता रहा, फिर अचानक गायब हो गया। मैंने कोई ख्याल न किया। मैं साधुओं की तरह बड़े लावाली अंदाज में आराम आराम से चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उसी आदमी को दोबारा देखा। अब वो एक दरख्त की ओट में मुझसे कुछ फासले पर जरा बुलंदी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था और पीछे देख रहा था। मुझे कुछ शक हुआ। जब मैं उसके बराबर से होकर गुजरा तो मैंने कुन नकियों से उसकी तरफ देखा। वो बड़े गौर से मुझे तक रहा था। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। उसूली तौर पर इसे मेरा पीछा करना चाहिए था। मैं एक डोगरा मेजर के साथ इंडियन आर्मी के सीक्रेट प्रोजेक्ट के इलाके से ही नहीं गुजरा था, बल्कि उस प्रोजेक्ट के अंदर से घूम फिर कर आया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस को तो मेरा पीछा करना ही था कि मैं कौन हूँ और मेजर के साथ खुफिया प्रोजेक्ट में क्या करने गया था। वो सारा इलाका हसास इलाका था। हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन हर महाज पर मकबूला इंडियन आर्मी का बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे और उनके जुल्म बर्बरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। यकीनी तौर पर डोगरा मेजर से भी इंटेलिजेंस की तरफ से पूछताछ होने वाली थी कि वो एक साधु को लेकर खुफिया प्रोजेक्ट में क्या करने गया था। जाहिर है मेजर इस हकीकत से बाखबर था और उसने इसके लिए कोई ना कोई वजाहत ज़हन में तैयार कर रखी होगी।
लेकिन ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी मेरे पीछे लग गया था, ये मेरे लिए बल्कि हमारे सारे मिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मैं वहीं मुहतात हो गया। श्रीनगर शहर के बस स्टॉप पर आकर मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रुका, बल्कि बस स्टॉप से आगे निकल गया। सामने एक चाय की छोटी सी दुकान थी। मैं दुकान में घुस गया। बाहर काफ़ी सर्दी थी। दुकान में हल्की हल्की गर्माइश थी। 3-4 बुजुर्ग टाइप के कश्मीरी बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। मुझे अंदर आता देखकर वो चुप हो गए। ये बात आम थी कि श्रीनगर पुलिस की CID के आदमी साधुओं का भेष बदल कर शहर में और देहात में फिरते रहते थे और हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन का कोई लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं। जो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तरफदारी भी कर रहे हों, उनकी भी मुखबरी करके पकड़वा देते हैं। मैं दुकान के कोने पर बेंच पर बैठ गया और दुकानदार से कहा, मियाँ जी, एक प्याली चाय बना दें और साधु संत से दुआ लें। मेरी नज़रें बराबर बाहर बाजार की तरफ लगी थी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे यकीन था। वही आदमी दुकान के आगे से सिगरेट पीते हुए गुजरा जो मेजर के क्वार्टर से मेरे पीछे लगा हुआ था। दुकान के आगे से गुजरते हुए उसने निगाह अंदर डालकर देखा था। जरूर उसे मैं दुकान में बैठा हुआ नजर आ गया हूँगा, बल्कि उसने तो मुझे चाय की दुकान में दाखिल होते भी देख लिया होगा। अब मैं सोचने लगा कि इस आदमी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उसको साथ लेकर मैं अपने खुफिया की निगाह पर नहीं जा सकता था। पहले सोचा कि इसको अपने पीछे लगाकर ऊपर ले जाता हूँ, वहाँ इसको अपने दोस्त सांप से डसवा कर इसका काम तमाम कर दूंगा। फिर ख्याल आया कि ये लोग और ख़ासतौर पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग जब किसी मशकूक शख्स का ताक़ुब करते हैं तो अकेले नहीं होते। कम अज़ कम 2 आदमी होते हैं और दोनों मुसल्लह होते हैं। इसके अलावा वो अपने हेडक्वार्टर को खबर कर देते हैं कि हम मुश्तबा आदमी का पीछा करते हुए फ़लाँ इलाके की तरफ जा रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहता था। कुछ देर तक मैं दुकान में बैठा चाय पीता रहा। वहाँ शायद सभी मुसलमान कश्मीरी थे। किसी ने मुझसे कोई बात न की। मैं ज़्यादा देर वहाँ बैठना भी नहीं चाहता था। मुझे वापस खुफिया ठिकाने पर जाकर दिन भर की सारी रिपोर्ट कमांडो शेरबाज को देनी थी, जो वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं ज़्यादा देर तक इधर उधर भी नहीं फिर सकता था। इस तरह से इंटेलिजेंस के आदमी का शक यकीन में बदल जाता कि मैं वाकई कश्मीरी कमांडो हूँ। एक ही तरीका बाकी था कि मैं किसी तरह से आदमी को धोखा देकर निकल जाऊँ। मुझे ये भी शक था कि ये एक आदमी नहीं है, इसके साथ दूसरा आदमी भी है जो दूसरी जानिब से मेरा पीछा कर रहा है। काफ़ी देर तक दुकान में बैठा यही कुछ सोचता चाय की 2 प्यालियाँ पी गया। आखिर दुकान से निकलकर सर्द कोहरे में डूबी हुई सड़क पर एक तरफ चल पड़ा। आसमान पर बादल गहरे हो गए थे। कोहरा बिल्कुल बादलों की तरह सड़क पर छाया हुआ था। ये कोहरा मेरी मदद कर सकता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे सिवाय कोहरे के धुंध के और कुछ नजर न आया। मैं तेज तेज चलने लगा। कोहरे का बादल खत्म हो गया। सड़क पर रोशनी हो रही थी। मैं एक दुकान के आगे खड़ा हो गया और शोकेस में लगी हुई चीज़ों को देखने लगा। वहाँ से चलते वक्त बड़ी चालाकी से गर्दन मोड़कर देखा तो वही आदमी मुझसे थोड़ी दूर एक दुकान के बाहर मौजूद था। वो मेरी तरफ देख रहा था। आंखें चार होते ही उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कम वक्त ये तो जान नहीं छोड़ेगा, मैंने सोचा। मुझे मालूम था कि इस इलाके में विष्णु जी का एक मंदिर भी है। मैं उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। 2-3 बाजार और एक घाटी उतरने के बाद सामने मंदिर के कलश पर लहराता भूरे रंग का झंडा दिखाई दिया। मैं मंदिर में घुस गया। मंदिर में ये कोई पूजा पाठ का वक्त नहीं था, फिर भी पुजारी लोग आ जा रहे थे। उनमें औरतें भी थीं। ये बड़ा छोटा सा मंदिर था। मंदिर के पीछे एक चबूतरे पर 2 साधु आग का अलाव जलाकर बैठे हुए थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। मुझे साधुओं से बातें करने का तजर्बा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर देख लेता था। मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया था। कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं उठकर मंदिर के दरवाजे की तरफ आ गया। देखा तो इंटेलिजेंस का आदमी मंदिर के दरवाजे के बाहर एक तरफ बेंच पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका हुलिया हिंदू कश्मीरियों वाला था। उसने कंबल ओढ़ रखा था। मैं समझ गया कि ये मेरे बाहर निकलने के इंतजार में है, क्योंकि मंदिर का कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था। दूसरी तरफ ऊंची दीवार थी। मैं वापस साधुओं के पास चला गया। सोचने लगा कि यह मौका अच्छा है। अगर मैं किसी तरीके से दीवार फांद कर निकल जाऊं तो इस आदमी से छुटकारा मिल सकता है। मैंने चबूतरे पर बैठे साधुओं से बातें करते हुए सामने मंदिर की अकबी दीवार की तरफ देखा। दीवार कुछ नहीं तो 10 फुट के करीब बुलंद थी। उसके करीब कोई दरख्त भी नहीं था। दीवार के आखिरी सिरे की तरफ मेरी नज़र गई तो वहाँ मुझे एक कोठड़ी दिखाई दी। उस कोठड़ी की छत मंदिर की दीवार से मिली हुई थी। अगर मैं किसी तरह उस कोठड़ी की छत पर चढ़ जाऊं तो दीवार फांद कर दूसरी तरफ जा सकता हूं। मैं कोठड़ी तक जाने के लिए बेचैन हो गया। उस वक्त मेरे पास यही एक मौका और यही एक रास्ता था। मैं औलख निरंजन का हल्का सा नारा लगाकर उठा और चबूतरे से उतरकर कोठड़ी की तरफ आ गया। कोठड़ी बंद थी। बाहर एक तरफ लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। मैं कोठड़ी की दूसरी तरफ आया तो वहाँ भी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ देखा। मैं लकड़ियों के ढेर पर पाँव रखकर कोठड़ी की छत पर चढ़ गया। सर्दी और कोहरे की वजह से वहाँ कोई नहीं था। मैंने दीवार की दूसरी जानिब झांक कर देखा। नीचे एक नाला बह रहा था, मगर दीवार के साथ पैदल चलने के वास्ते रास्ता बना हुआ था। ये सोचने का वक्त नहीं था। मैं दीवार की मंडीर को पकड़कर दूसरी तरफ लटक गया और फिर हाथ छोड़ दिए। मैं उलटकर नाले में गिरता गिरता बचा। पगडंडी पर गिरते ही मैंने बड़ी जल्दी से अपने आप को संभाला और एक तरफ जितनी तेज चल सकता था चलने लगा। नाले में पानी बेमालूम अंदाज में बह रहा था।
उसमें कूड़ा किरकट भी बह रहा था। मैं चलता चला गया। आगे जाकर लकड़ी का पुल आ गया। मैं पुल पर से होकर दूसरी तरफ सड़क पर निकल आया। यहाँ मुझे एक मोटर रिक्शा मिल गया। मैं उसमें घुस गया और उससे कहा, निशात बाग की तरफ चलो। जिस सड़क पर मुझे जाना था वो निशात बाग से आगे थी। रिक्शा रवाना हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इंटेलिजेंस के आदमी को धोखा देकर निकल आया हूँ। निशात बाग पीछे रह गया। या मैं श्रीनगर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर काफ़ी आगे निकल आया तो एक जगह मैं रिक्शा रुकवाकर उतर गया। रिक्शे वाले को किराया दिया और सड़क के साथ जो पहाड़ी रास्ता ऊपर जाता था उस तरफ का रुख कर लिया। यूं ही मैंने पीछे एक निगाह सड़क पर डाली तो कुछ फासले पर एक मोटर रिक्शा खड़ा था। मैं ठिठक सा गया। फिर ख्याल आया कि ये मोटर रिक्शा वैसे ही खड़ा होगा। उसमें कोई सवारी होती तो बाहर निकल आई होती। मैं दरख्तों में से गुजरने लगा। मैं अपनी किमीगाह की तरफ सीधे रास्ते से जाने के बजाय पेचदार और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर रहा था, ताकि अगर कोई मेरा पीछा कर भी रहा है तो वो पहाड़ी रास्तों की भूल भुलैयों में फंस जाए। कभी घाटी आ जाती, कभी दरख्तों के झुंड आ जाते और कभी कोई चट्टान आ जाती। मैं काफ़ी लंबा चक्कर लगाकर आखिर उस पगडंडी पर आ गया जो एक घाटी और नाले में से होती हुई हमारी खुफिया किमीगाह की तरफ जाती थी। मैं उस पहाड़ी पगडंडी पर भी एहतियात के तौर पर बिल्कुल सीधा न गया, बल्कि पगडंडी से उतरकर झाड़ियों और दरख्तों के पीछे से होकर चढ़ाई चढ़ने लगा। आगे घाटी आ गई। मैं घाटी उतर गया। सामने नाला बह रहा था। ये पहाड़ी नाला था। सामने ज़रा बुलंदी पर हमारी कश्मीरी मुजाहिद की लकड़ी की झोंपड़ी थी जो हमारी खुफिया किमीगाह भी थी। यहाँ मैं रुक गया। बादल ऊंचे हो गए थे। ठंडी हवा चलने लगी थी, जिसकी वजह से धुंध और कोहरा गायब हो गया था। मैं नाले के साथ साथ चलकर ऊपर लकड़ी की झोंपड़ी के पीछे निकल आया। झोंपड़ी के सामने की जानिब आया तो वहाँ कोई नहीं था। कोठड़ी को ताला नहीं लगा था, मगर वो खाली पड़ी थी। न कमांडो शेरबाज अभी तक पहुंचा था, न अपना कश्मीरी मुजाहिद ही नजर आ रहा था। किचन वाली झोंपड़ी भी खाली पड़ी थी। ताज्जुब हुआ कि कमांडो शेरबाज अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। उसे तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था। मैं पीछे चट्टान वाली घास फूस की झोंपड़ी की तरफ आ गया। यहाँ मेरे दो सांप की आरामगाह थी। मैंने झुक कर देखा। सांप ने मेरे खैर मकदम के तौर पर हल्की सी फुनकार मारी। वो बेदार था और गर्दन उठाए मेरी तरफ देख रहा था। उसने 2 बार गर्दन को आगे की तरफ झुकाया, जैसे वो मेरी तज़ीम कर रहा हो। मैंने कहा, दोस्त, मैं जिस मिशन पर गया था वो कामयाब रहा है। अब आगे हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तुम हमारी मदद के लिए तैयार हो ना? सांप ने सर को दोबारा झुका दिया, जैसे कह रहा हो कि मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, तुम्हें मालूम है कि कमांडो शेरबाज कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। उसे आ जाना चाहिए था। सांप खामोश बैठा मेरी तरफ तकता रहा। वो बोलकर मुझे कोई जवाब नहीं दे सकता था। उस वक्त मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये सांप बोल भी सकता। मैंने उससे कहा, क्या तुम बात नहीं कर सकते? सांप खामोशी से मुझे देखता रहा। मुझे अपने सवाल पर खुद ही हंसी आ गई। वो बोल कहाँ सकता था? वैसे अगर वो मेरी उर्दू पंजाबी ज़ुबान को समझ लेता था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि किसी रोज़ उर्दू या पंजाबी में वो मुझसे बातें भी करने लगे। मैंने सांप से कहा, दोस्त, क्या तुम दुनिया की सारी ज़ुबानें जानते हो या सिर्फ उर्दू और पंजाबी ही समझते हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैं तुमसे ज़्यादातर इन 2 ज़ुबानों में ही बात करता हूँ और तुम अच्छी तरह समझ भी लेते हो। सांप उसी तरह खामोश बैठा रहा। मैंने उसे बताया कि मैं मेजर अर्जुन सिंह के घर से आ रहा हूँ। मैंने सारा ज़ेरे ज़मीन प्रोजेक्ट देख लिया है और मेजर की पत्नी भी तंदुरुस्त हो गई है। अब हमें कमांडो एक्शन की तैयारियां करनी हैं। तुम मेरे पास रहते हुए बोर तो नहीं हो गए? मेरा मतलब है तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग होकर जंगलों में निकल जाओ और अपनी मर्जी से पहाड़ों जंगलों में सैर करते फिरो। मैं बड़े गौर से सांप को देख रहा था। इस दफ़ा सांप ने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने भी इख्तियार होकर सांप के सर पर उंगली से प्यार किया और कहा, दोस्त, तुम वाकई बड़े वफादार साथी हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर बड़ा नाज है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। खुदा ने चाहा तो हम दोनों एक साथ जहाद कश्मीर के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। जिंदा रहे तो एक साथ जिंदा रहेंगे, मर गए तो खुदा करे कि एक साथ मरेंगे, मगर दुश्मन को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा कर मरेंगे। यूं ही मर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सांप के मुँह से हल्की सी फुनकार निकली। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम यही कहना चाहते हो ना? सांप ने एक बार फिर हल्की सी फुनकार की आवाज़ निकाली। वो कुछ बेचैन सा नजर आने लगा। हैरानी की बात है कि वो मुझे भी एक ज़बरदस्त खतरे से आगाह कर रहा था और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मैंने आहिस्ता से सांप के सर पर उंगली रखी और कहा, अच्छा दोस्त, मैं कोठरी में चलकर बैठता हूँ। मुझे कमांडो शेरबाज का इंतज़ार है। शाम तक वो ज़रूर आ जाएगा। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे। सर्द हवा चल रही थी। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। मैंने सांप की खो के आगे दरख्त की टहनियों की आड़ सी बना दी थी ताकि सर्द हवा से थोड़ा बचाव हो जाए। मैं उठकर घाटी की मामूली सी ढलान उतरकर लकड़ी के झोंपड़े के सैन में आ गया। सैन उसी तरह खाली पड़ा था। एक अजीब सी खामोशी का मुझे एहसास हुआ। उसी खामोशी में मुझे खतरे की बेमालूम सी बू महसूस हुई, मगर मैंने कोई ख्याल न किया। मुझे ख्याल करना चाहिए था, मगर मुझे भूल हो गई। दुश्मन के घर में बैठकर आदमी को हर लम्हे चौकस रहने की ज़रूरत होती है। ज़रा सी गफलत और बेख्याली उसे मौत के मुँह में ले जा सकती है। लकड़ी की झोंपड़ी नुमा कोठरी के दरवाजे का एक पट खुला था। बाहर सर्दी थी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था।
सोचने लगा कमांडो शेरबाज अभी तक क्यों नहीं आया, उसे आ जाना चाहिए था, कहीं किसी मुश्किल में न फंस गया हो। बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर देखा। अपना बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद टोकरी में सब्जी तरकारी लिए चला आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। शेरबाज खान अभी तक क्यों नहीं आया, मैंने कश्मीरी मुजाहिद से पूछा। उसने जवाब दिया, मालूम नहीं, रात कहकर गया था कि सुबह 10-11 बजे तक आ जाऊँगा। मैं समात बट के यहाँ जाकर पता करता हूँ, कहीं किसी मुसीबत में न फंस गया हो। कश्मीरी मुजाहिद ने सब्जी वाला थैला किचन की कोठरी में रखा और वापस चला गया। मैंने उसे तकीद की कि वो शेरबाज को साथ लेकर ही आए। कश्मीरी मुजाहिद को गए 15-20 मिनट हुए होंगे। मैं कोठरी में बैठा सिगरेट पी रहा था। कोठरी की फिजा में सर्दी का एहसास बहुत कम था। बूढ़े कश्मीरी की कांगड़ी वहाँ पड़ी थी, जिसकी राख में अभी तक कुछ राख आलूद अंगारों में हरारत बाकी थी। मैंने कांगड़ी अपने करीब कर ली थी। सहन में दोबारा किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं सोचने लगा कि कश्मीरी मुजाहिद इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। समात बट का ठिकाना वहाँ से कम 20 मिनट के फासले पर था। इंसानी कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ आ रही थी। मैंने अंदर बैठे बैठे पूछा, बाबा इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? इसके साथ ही दरवाज़ा धड़ाक से खुल गया और 2 ऊंचे लंबे आदमी अंदर घुस आए। उनके हाथों में रिवाल्वर थे। दोनों सिविलियन लिबास में थे। एक दरवाजे के पास ही रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ किए खड़ा हो गया। दूसरे ने रिवाल्वर की नाली मेरी गर्दन के साथ लगाई और कहा, चुपके से हमारे साथ आ जाओ। मैं अभी तक जोगी साधु के भेष में ही था। मैंने अश्लोक वगैरह बोलकर उन पर रोक जमाने की और उनके ज़ईफ़ अकीदे पर असर डालने की कोशिश की, मगर उन पर मेरे अश्लोकों का कोई असर न हुआ। ये दोनों मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी थे। उनमें से एक को मैंने पहचान लिया था। ये वही आदमी था जो मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर से मेरे पीछे लगा हुआ था। मैंने कहा, बाबा हम जोगी लोग हैं, हमें क्यों परेशान करते हो? उस आदमी ने मुझे गरेबान से पकड़कर झिंझोड़ा, तुम पखंडी हो, तुम जोगी नहीं हो, तुम पाकिस्तानी कमांडो हो, हमारे साथ चलो। अगर भागने की कोशिश की तो हमारे रिवाल्वरों से निकली हुई गोलियां तुम्हें यहीं ढेर कर देंगी। मैंने कहा, बाबा अगर तुम यही चाहते हो तो चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। अब दूसरा आदमी सख्त लहजे में बोला, बक बक बंद करो और सीधी तरह चलो। मैंने कहा, एक जगह मैंने अपना मंडल रखा है, मैं वो ले आऊँ, बेशक तुम लोग मेरे साथ चलो। दूसरे आदमी ने 2-3 सेकंड के अंदर अंदर रस्सी से मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए। अब मेरे लिए भागना आसान नहीं था। उस वक्त मेरी सारी तवज्जो अपने 2 सांप की तरफ थी। वो मेरी मदद कर सकता था। मैं मंडल के बहाने उन इंटेलिजेंस वालों को सांप की खो की तरफ ले जाना चाहता था, मगर उन्होंने मुझे इसकी इजाज़त न दी और मुझे धकेलते हुए टीलों की ढलान उतरने लगे। रिवाल्वर उनके हाथों में थे। मैं जानता था कि वो अकेले नहीं आए। नीचे सड़क पर उनकी जीप खड़ी होगी और जीप में सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के 3-4 मुसल्लह अफराद ज़रूर होंगे। ये भी मुमकिन था कि फ़ौजी जवान भी हों। एक तरह से मैं मुसीबत में फंस चुका था। यही वो खतरा था जिसकी बू मैंने फिजा की खामोशी में महसूस की थी, और यही वो अजनबी लोग थे जिनकी बू मेरे दोस्त सांप ने महसूस कर ली थी। और उसने फुनकारते हुए एक तरफ गर्दन मोड़कर देखा था, लेकिन उस वक्त मैं सांप से दूर था और मज़ीद दूर होता जा रहा था। पहाड़ी के नशेब से उतरने के बाद जब हम बरसाती नाले पर पहुंचे तो मुझे सांप की हल्की सी फुनकार सुनाई दी। उस आवाज़ को इंटेलिजेंस वालों ने भी सुना, मगर उन्होंने कोई ख्याल न किया और मुझे खींचते हुए आगे बढ़ गए। मगर मैंने अपने 2 सांप की आवाज़ को पहचान लिया था। जैसे ही हम नाले पर जो लकड़ी का छोटा सा पुल था वहाँ पहुँचे तो मेरा 2 सांप एक झाड़ी में से निकला और मेरी तरफ गर्दन उठाकर देखने लगा। मेरे सिवा सांप को किसी और ने नहीं देखा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस की कैद में जाने का मुझ पर खौफ सवार था। मैंने चिल्लाकर कहा, दोस्त मेरी मदद करो। दोनों आदमियों ने मेरी तरफ देखा और एक ने गुस्से से कहा, क्या बकबक करता है, खामोशी से चलता रहे। मैंने सांप की तरफ देखा। सांप बिल्कुल चुपचाप साकित होकर बैठा था, जैसे उसने मेरी मदद करने का इरादा तरक कर दिया हो। हम सांप से आगे निकल गए। इसके साथ ही एक दहशतनाक आवाज़ फिजा में गूंज उठी। मैं उस लर्ज़ाखेज़ आवाज़ को पहचानता था। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के दोनों आदमियों ने इस दहशतनाक आवाज़ को सुना तो वहीं रुककर इधर उधर देखने लगे। उनके हाथों में भरे हुए रिवाल्वर थे। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। मैं जानता था अब क्या होगा। मेरा दोस्त मेरी मदद को पहुंच गया था। उनमें से एक ने कहा, कोई नाग है, यहाँ से जल्दी निकल चलो, और वो मुझे धकेलते हुए पहाड़ी ढलान उतरने लगे। अभी चंद कदम ही चले थे कि उनमें से एक आदमी बाएं जानिब झाड़ियों पर गिर पड़ा। दूसरा उसको संभालने के लिए झुका तो वो भी मुंह के बल पहले आदमी पर गिर पड़ा। मुझे मालूम था अब ये दोनों इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले क़यामत तक वहाँ से नहीं उठ सकेंगे। मैं जल्दी से झाड़ी के पास बैठ गया। मैंने दोनों आदमियों की लाशों को हाथ लगाकर देखा। दोनों के जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। ये कारनामा मेरे साथी मेरे सांप दोस्त का था। बलिष्ठ वर्ग का सांप था, मगर खुदा जाने उसके जहर में इतना हलाकत खेल असर कहाँ से पैदा हो गया था कि जिसको डसता था उसका जिस्म उसी वक्त पत्थर की तरह सख्त हो जाता था और उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। मैंने अपने दोस्त को आवाज़ दी। मेरा दोस्त सांप झाड़ी की शाखों में से निकलकर मेरे सामने आ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, दोस्त यहीं बैठे रहना। एक पत्थर टीले की दीवार में से बाहर निकला हुआ था। मैंने उसके साथ पुश्त लगा दी और उस रस्सी को पत्थर के साथ रगड़ने लगा, जिससे मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे। इस किस्म की तरकीबें मुझे ट्रेनिंग के दौरान बहुत सिखाई गई थी।
मुझे 2 मिनट लगे होंगे। पत्थर के तेज किनारे की रगड़ ने रस्सी काट दी। मैंने हाथों को झटक कर रस्सी फेंकी और सांप को उठाकर अपने साथों वाले लंबे चोले की साइड वाली जेब में डाल लिया। मैं वहां से पहाड़ी ढलान की दूसरी तरफ निकल गया। मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि इन आदमियों के साथ इंटेलिजेंस के दूसरे आदमी भी आए हैं या नहीं। मैं छोटा सा चक्कर काटकर एक चट्टान के पास आ गया। यहाँ से नीचे पतली सी कच्ची सड़क नजर आती थी। मैंने सड़क के एक तरफ दरख्तों के साए में फौजी जीप खड़ी देखी। एक जवान फौजी वर्दी में ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दूसरा फौजी जीप के बोनट के पास खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। उसके पास स्टेन गन थी। वो आपस में कुछ बातें करने लगे। मुझ तक सिर्फ उनकी मदम आवाज़ ही पहुंच रही थी। फिर दोनों पहाड़ी की पगडंडी पर चढ़ने लगे। वो अपने साथियों का पता करने आ रहे थे कि उन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी है। मेरा ज़हन तेज़ी से बहुत कुछ सोच रहा था। इतना वक्त नहीं था कि मैं ऊपर जाकर बूढ़े कश्मीरी को खबरदार करता। वैसे तो वो कमांडो शेरबाज का पता करने समादबाट के ठिकाने की तरफ गया हुआ था, मगर हो सकता था कि अब तक वापस आ चुका हो। इंडियन मिलिट्री के ये दोनों जवान अब उस झाड़ी के करीब पहुंच गए थे जहां उनके साथियों की लाशें पड़ी थीं। मैंने एक फैसला कर लिया था। सांप को मैंने जेब से निकाल लिया और उसे अपने चेहरे के करीब लाकर आहिस्ता से कहा, दोस्त, 2 दुश्मन आ रहे हैं। अपने साथियों की लाशें देखने के बाद वो ऊपर की तरफ ज़रूर दौड़ेंगे और अगर ऊपर बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद हुआ तो उसे पकड़ कर ले जाएंगे। इन दुश्मनों को भी इसी जगह ख़त्म कर दो। ये कहकर मैंने सांप को नीचे छोड़ दिया और सांप घास में गायब हो गया। उसी वक्त दोनों फौजी झाड़ी के बिल्कुल करीब आ गए थे। उनमें से एक की नज़र अपने साथियों पर पड़ी तो उसने ऊंची आवाज़ में अपने साथी को कुछ कहा। वो दोनों लाशों पर झुक गए। फिर फौरन एक फौजी ने स्टेन गन का रुख ऊपर की तरफ करके पोजीशन संभाल ली। दूसरे ने भी रिवाल्वर निकाल लिया। वो तेज तेज बोल रहे थे। दोनों झुककर एक दूसरे के पीछे ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगे। वो मुझसे 100-125 कदमों के फासले पर होंगे। मैं काउंटडाउन कर रहा था। मेरा 2 सांप उनके करीब पहुंचने ही वाला था। मैंने बलिष्ठ भर के उस सांप को पहाड़ी रास्तों पर भी बड़ी तेजी से भागते देखा था। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के दोनों जवान आगे पीछे ऊपर जा रहे थे। उनके रिवाल्वर और स्टेन गन का रुख ऊपर की जानिब था। उन्हें ऊपर कश्मीरी मुजाहिद का लकड़ी का मकान जरूर नजर आ रहा होगा। मैं उनके यके बाद दिगरे गिरने का इंतजार करने लगा। मेरी नजरें बारी बारी उन दोनों फौजियों को देख रही थी। मैं अपनी नजरें टारगेट से बिल्कुल नहीं हटा रहा था। मेरे देखते ही देखते पहले पीछे आने वाले फौजी को एक धचका सा लगा। वो पीछे को गिर पड़ा। उसके गिरने से आवाज़ पैदा हुई तो अगले फौजी ने रुककर पीछे देखा। वो पीछे की तरफ पलट कर दौड़ा। मैं उसे गौर से देख रहा था। वो अपने साथी की लाश के करीब आया ही था कि वो भी गिर पड़ा। उस सांप की जहर की ये खूबी थी कि आदमी को बोलने की भी मोहलत नहीं मिलती थी। मैंने इस किस्म का जहरीला सांप जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दूसरा फौजी गिरा तो मैं दरख्तों, पत्थरों और झाड़ियों में से तेज तेज गुजरता दोनों फौजियों की लाशों के पास आकर बैठ गया। मुझे उनकी मौत का उसी वक्त यकीन हो गया था जब वो एक दूसरे के पीछे गिरे थे। मैंने जब दोनों लाशों को छुआ तो वो दोनों पत्थर बन चुके थे। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।